नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलो मैं आज हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिफरेंट डिफरेंट दैट मीन्स लोग लॉज हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि एक क्या काम करते हैं, एक ही वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स की जितने भी लॉ हैं वो मैं बना देता हूं और उनके बारे में दैट मीन्स हम लोग एक बार बता देते हैं कि सर कौन सी लॉ हमें क्या डिफाइन करती है। तो जब एक साथ जब वीडियो बन जाती है तो हम लोगों के सामने ये होता है कि अलग अलग चीज़ें हम लोग नहीं बन पाती, और जब सारी चीज़ें एक साथ जब हो जाती हैं तो चीज़ों में थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियरिटी हम लोगों के सामने आ जाती है। तो आज जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि सर जो लॉज हैं, जो चार लॉ हम लोग पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये क्या है, इनकी डेफिनेशन है और इन लॉज ने हम लोगों को क्या क्या दिया। ये जो लॉज हैं, इन लॉज ने हम लोगों को क्या क्या दिया, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को पूरा सुधा ये पता है कि सर हर लॉ हमें कुछ देकर जाती है, यानी हर लॉ का एक आउटकम है। ऐसे ही लॉ इजाद नहीं हो गई है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत चीजें अच्छी बताऊंगा। लॉस तो सबको बताइए, लेकिन एक लॉ हमें क्या देती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बशर्ते ये बहुत लेट आई, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, 0, 1, 2 एंड थर्ड। ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती कि सर व्हेन अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, when a body A is in thermal equilibrium with body B and a body B is in thermal equilibrium with body C separately, then body A and C are also in thermal equilibrium। ये हम लोगों को लॉ ने बताया। तो मेनली आप लॉ से पढ़ने से दैट मीन्स कुछ नहीं होता है, वो दैट मीन्स ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ए और सी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, दैट मीन्स मैंने एक व्हाइट कलर की, दैट मीन्स देयर इज अ बॉडी बी, ये है बॉडी ए, और ग्रीन कलर की बॉडी सी। तो हम लोग कह देंगे ए और बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो हम लोग बोल देंगे ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कि बोले सर टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, TA is equals to TB, right? आप लोग पढ़ के आए हैं, that means there is a equilibrium, mechanical equilibrium, chemical equilibrium और thermal equilibrium। तो thermal equilibrium when the temperatures of the two bodies are same, that means it is in thermal equilibrium। तो TA is equals to TB। और हम लोग कह देंगे B और C जो है वो that means also in thermal equilibrium। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TB is equals to what, TC। ठीक है। तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, और दे आर नॉट टच टुगेदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या होंगी, TA और TC भी क्या होंगी, एक इनका टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। दे आर नॉट टच ईच अदर, बट ये भी क्या है, दैट मींस दोनों ही एक थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये किसने कहा, दैट मींस देयर इज अ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा, ये आपकी लॉ कहती है। क्लियर है। अब ये जो चीज है दैट मींस ये सर ए और सी जो है, ए और सी दोनों टच नहीं है। चलो ये दोनों टच थी, ये दोनों टच थी, तो इन दोनों का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है सेम आएगा। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम दो बॉडी लेते हैं, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को हम लोग एक साथ टच कर देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों को पता है कि जब हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर है तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, यहां समझ में आता है, लेकिन जब ये दोनों टच नहीं है तो ये कैसे सेम हो गया। तो ये किसने बताया, जीरोथ लॉ ने बताया कि ये बताया कि जो ये बी है, ये क्या है, ये जो दोनों बॉडी हैं एक ही सराउंडिंग में रखिए, जब इसको इसके साथ टच करेंगे तो ये इसका टेम्परेचर ले लेगी, जब बी ने इसके साथ इसको टच किया तो ये भी क्या कर देगी, इसका सेम टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हम लोग कहते हैं इट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कहां से पता चला, क्यों, तो बी को उन्होंने क्या माना, एक थर्मोमीटर मान लिया। बी एक बॉडी को हम लोगों ने क्या मान लिया, थर्मोमीटर मान लिया। तो बी
एक बॉडी थर्मामीटर टच हम क्या करते हैं, हमारा टेम्परेचर बता देते हैं, उसी थर्मामीटर को आप किसी दूसरे के बताते हो तो वो भी आपका टेम्परेचर बता देती है। तो इसलिए हमने ये बताया कि दोनों वो इक्विलिब्रियम में होंगी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। तो यहां से हम ये लोग कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हम लोगों को क्या सिखाया, टेम्परेचर की डिफाइन किया, टेम्परेचर को मेजरमेंट करना सिखाया टेम्परेचर का, राइट। चलिए दूसरा हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहती है, स्टेटमेंट पढ़िएगा। स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं कि बोला गुरुदेव, दैट मीन्स फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ऑन अ साइकिल, फॉर अ क्लोज सिस्टम undergoing on a cycle gives heat, sorry, that means undergoing on a cycle net heat transfer is equal to the net work transfer, net heat transfer is equal to the net work transfer। तो सर इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखो मैं दिखाता हूं आपके सामने, क्या है, एक साइकिल है 1 2 एंड 3, एक साइकिल है। इस साइकिल के अंदर हीट ट्रांसफर भी है, कुछ वर्क ट्रांसफर भी है। ये मैं दैट मींस साइमल्टेनियसली बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि दैट मींस रेंडमली मैंने कुछ भी चूज यहां पर आप लोगों के सामने कर लिया। 1 to 2 यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां भी आपका वर्क, दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां वर्क हम लोग दे रहे हैं इसको, दैट मींस देयर इज अ 2 to 3, और यहां पर हम लोगों को क्या है, यहां पर हम लोगों को वर्क मिल रहा है, हम लोग बोल देते हैं 3 to 2। तो जो इन हो रहा है आउट हो रहा है, समझते होंगे, इन है तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, और आउट है तो वर्क डन आउट ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग कहते हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक ये साइकिल है, इस साइकिल के अंदर हम लोग बोल देते हैं कुछ हीट ट्रांसफर है और कुछ वर्क ट्रांसफर है, और ये जो साइकिल है 3 प्रोसेस से मिलकर बनी है, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। तो इस साइकिल के अंदर फर्स्ट लॉ ने बताया, इस साइकिल के अंदर जितना नेट हीट ट्रांसफर है वो उतना ही वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। तो ये कहते हैं कि सर, बोला सर दैट मींस देयर इज अ नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। तो नेट वर्क हीट का मतलब आप देख सकते हैं, दैट मींस सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 to 2, Q2 to 3 प्लस Q3 to 1 इज इक्वल्स टू ऐसे ही वर्क 1 to 2, दैट मींस देयर इज अ 2 to 3, और हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ 3 to 1। ये आपके पास हो गए। अभी तक मैंने सिर्फ इसको मैं नेट लिखा, मैंने इसके अंदर साइन कन्वेंशन नहीं लिए, लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन लेते हो तो Qn है, W आउट है। जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जब हम हीट रिजेक्ट करते हैं तो हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो Q इन है तो पॉजिटिव आएगा, Q आउट है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये Q इन है तो पॉजिटिव आएगा। W बाहर जा रहा है पॉजिटिव, W अंदर दे रहे हैं नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव। तो ये आपकी क्या हो गई, बोले सर इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बोले सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बोले सर, हाँ सॉरी, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम यहां यही बताना आपको भूल गए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने किसको दिया। तो यहां से बेटा ये इसने दिया बेटा क्या, गिव बर्थ टू इंटरनल एनर्जी, गिव बर्थ टू इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ने हमको इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी को इन्होंने डिफाइन किया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर बेटे मेनली बेटा दो स्टेटमेंट्स आती हैं, एक आपकी होती है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और एक हमारे पास होती है, बोले सर व्हाट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या कहा, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने कहा कि एक मशीन जो क्या कर रही है बेटा, वर्क प्रोड्यूस कर रही है, जो वर्क प्रोड्यूस कर रही है व्हाइल एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्वोयर, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल प्रोड्यूसिंग वर्क व्हाइल एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्वोयर। यानी हमें क्या हुआ, एक मशीन है जो आपको वर्क दे रही है और आप क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई वो एक रिजर्वोयर से ले रही है, तो ऐसा करना दैट मींस क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जब ऐसा हो गया है, हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी मशीन की जब एफिशिएंसी आप लोग निकालते हैं, जब इसकी ऐसी मशीन की जब आप एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो बेटा कितनी आती है, 100%। और हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 100% किसी भी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल की एफिशिएंसी 100% होना इम्पॉसिबल है, तो ये भी क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, बोला सर इट इज पीएमएम ऑफ सेकेंड काई। जो मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% है वो क्या कहलाती है, पीएमएम2। तो ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने थर्मोडायनेमिक्स की देखी। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हम लोग बात करते हैं क्या, कि बोला गुरुदेव क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने कहा कि बोला सर दैट मीन्स कोई मशीन ऐसी आज तक नहीं बनी, कोई मशीन ऐसी आज तक नहीं बनी जो क्या करे बेटा, लो टेम्परेचर से हीट को उठाए और हाई टेम्परेचर को सप्लाई करवा दे बिना किसी वर्क इनपुट के, बिना किसी वर्क इनपुट के। दैट मीन्स क्या कर ले, ऐसा काम कर दे। ठीक है, लो टेम्परेचर यानी फ्रिज, जैसे आपका फ्रिज है, फ्रिज मेनली क्या करता है, फ्रिज मेनली आपका क्या करता है, बोला सर फ्रिज मेरा क्या करता है, एक लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, सपोज दैट आप सोचो आप एक फ्रिज में, आप रूम में बैठे हो, इस रूम में आपको लो टेम्परेचर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें से बोला सर मुझे हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स फ्रिज भी यही करता है, अंदर एक लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो वो क्या करता है, अंदर की हीट को बाहर छोड़ता है सराउंडिंग में। तो यानी अंदर लो टेम्परेचर मेंटेन करना, यानी लो टेम्परेचर से हीट उठा रहा है और सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर को छोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा आज तक कोई नहीं बना। बोले सर बना तो है रेफ्रिजरेटर, तो बेटा उसने एक बात कही क्लॉसियस ने कि बिना किसी वर्क इनपुट के रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हो, वही उसका क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क। आपने इलेक्ट्रिकल वर्क दे, इलेक्ट्रिसिटी मत दो, आपको वो ठंडा करके देगा, नेवर नेवर, वो ऐसा कभी भी नहीं करके देगा। तो उन्होंने यही कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल ट्रांसफर heat from low temperature to high temperature without any external add। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो दैट मीन्स क्या होगा, ऐसी मशीन की जो सीओपी आती है, ऐसी मशीन की जब आप सीओपी निकालते हैं तो सीओपी बेसिकली क्या होती है, इनफाइनाइट, और हम लोगों को पता है कि इनफाइनाइट सीओपी इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स क्या है मेरे बच्चे, इम्पॉसिबल। क्या है, इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई कार्नोट क्लॉसियस स्टेटमेंट भी ये है। तो ये बेसिकली बेटा हम लोग क्या कह देते हैं कि जो भी आपकी कैल्विन स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को पता है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली उससे हमको क्या मिलता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट बेसिकली हमको बेटा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप देकर गई। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात करता हूं तो जो इंजन है जिस पर बैठ के आप आज उनके मोहल्ले में, गली में गए, उनके मोहल्ले में गए, वहां जब जाते हो तो वो किसकी देन है, ये है। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की देन जो है हीट इंजन है, उनकी रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर द पैरेलल स्टेटमेंट्स और दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। गॉट इट। अगर आपसे कोई सेकंड लॉ पूछता है तो आप सीधा बताएंगे कि सर ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट बता दीजिए, दोनों की चीज बारे में बता दीजिए। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि सर सेकंड लॉ ने हमको क्या दिया, तो हम लोग लिखेंगे गिव्स बर्थ टू एंट्रोपी, गिव बर्थ टू एंट्रोपी। तो बेसिकली बेटा सेकेंड लॉ हम लोगों को क्या देके जाती है, एंट्रोपी देके जाती है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो मेरा एक मेन मोटो ये होता है कि जो सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट है, सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट भी दैट मींस इसमें उनका भी फायदा हो, और जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनका भी दैट मींस फायदा हो। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया। बाद में हम एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेंगे कि सर इन्होंने हमको क्या क्या दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं दैट मींस व्हाट सर, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या कहता कि सर इट इज इम्पॉसिबल बाय एनी प्रोसीजर, इट इज इम्पॉसिबल बाय एनी प्रोसेस नो मैटर हाउ आइडियलाइज, कितना भी आइडियल मान लो, टू रिड्यूस एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर in a finite number of operations, in a finite number of operations। ठीक है,
उनका कहना यह था कि कैसी भी आप प्रोसेस ले लो, कैसा भी कितना भी कोई प्रोसीजर कर लो, चाहे कितना ही आइडियलाइज कर लो, किसी सिस्टम को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर नहीं ले जा सकते हैं। ये क्या कहलाती है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दैट मींस जैसे आपने देखा होगा कि एंट्रोपी ऑफ द प्योर क्रिस्टलाइन दैट मींस सब्सटेंसेस इज जीरो। तो ऐसे 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि वीडियो मैं बनाता तो दैट मींस वीडियो थोड़ा और बड़ा बन जाता, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बनाया, बहुत भी सारी है, वो सेम ही कहते हैं प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड द एंट्रोपी ऑफ इज जीरो। तो ये भी चीज है, तो हम लोग मैंने एक सिंपल आपको बता दी है, मैं आपको प्रूव भी करके बता दूंगा। क्लियर है? तो ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सपोज दैट आपके पास क्या है बेटा, एक हीट इंजन है जो क्या कर रहा है, कहीं से हीट सप्लाई मिल रही है इसको, और वो क्या कर रहा है, आपको वर्क दे रहा है, और वो क्या कर रहा है, हीट रिजेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि सर दिस इज अ रिवर्सिबल इंजन। हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल इंजन। जब हम लोग बोल देते हैं जब रिवर्सिबल इंजन होता है, तो हम लोगों को पता है कि फॉर रिवर्सिबल इंजन Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2। ये हम लोगों को पता है, बोले सर बिल्कुल पता है। ठीक है, तो ये होता है फॉर द रिवर्सिबल इंजन। तो अगर आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, बोले सर इट इज QS डिवाइडेड बाय QR। भाई Q1 को मैं QS लिख सकता हूं हीट सप्लाई, और Q2 को मैं क्या लिख सकता हूं, QR। बोलिए हाँ या ना? बोले सर डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब अगर सपोज दैट इसने कहा कि किसी भी सिस्टम को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं कर सकते हैं, करके देखें। चलो करो, ये आपका सिंक है। अगर मैं क्या करता हूं, इस Q2 को जीरो कर देता हूं, Q2 को मैंने जीरो कर दिया। अगर Q2 नहीं, हम लोग कह देंगे कि सर अगर हमने बोला TL0 का मतलब दैट मींस यू आर नॉट यूजिंग एनी सिंक। TL0 का मतलब यू आर नॉट यूजिंग एनी सिंक, आप कोई भी सिंक यूज नहीं कर रहे हैं, जब कोई भी सिंक यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा जब ये आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आपका Q2 होगा, यानी जब सिंक यूज नहीं कर रहे हैं तो दैट मींस यू आर नॉट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सराउंडिंग, टू द सिंक, किसी भी हीट को आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब ये दोनों नहीं होंगे तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो मुझे बताइए ऐसा इंजन पॉसिबल है? तो आप मुझे बताइए ऐसा इंजन पॉसिबल है? बोला सर नेवर, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? बोला सर पीछे ही देख के आए हैं अभी। बोला सर ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं, अगर ऐसा इंजन बन जाता तो उसकी एफिशिएंसी 100% बन जाती है, और 100% एफिशिएंसी इंजन की पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता है तो सर केल्विन प्लैंक्स हमारे वायलेट हो जाते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट होने का मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो जाती है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट अगर हो गई तो दैट मींस कोई भी प्रोसेस यूनिवर्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया कि दैट मींस कितना भी आइडियल आप किसी चीज को कर लो, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। ये क्या कहते हैं? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब बात यहां पर आती है, थर्ड लॉ ने हमको क्या दिया? बोले सर गिव्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन्होंने हमको क्या दिया? बोला सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया। तो होप सो आपको तीनों लॉज क्लियर हो गई होंगी कि सर फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ और डेफिनेशंस हैं, तो उन पे आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मुझे जो सिंपल थी वो मैंने आपको दिखा दी। अब हम लोग चलते हैं कि सर इन लॉ, ये जो लॉज है हम लोगों को क्या क्या देती हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए। मैं बता दूं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या सिखाया? उन्होंने हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट करना सिखाया। क्या सिखाया? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सीधा बोलेगा जीरोथ लॉ ने क्या दिया? टेम्परेचर मेजरमेंट दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमको क्या दिया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स बर्थ टू द इंटरनल एनर्जी। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन इंटरनल एनर्जी, राइट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कहते हैं गिव्स बर्थ टू द एंट्रोपी, या हम लोग कह सकते हैं डिफाइन एंट्रोपी, एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो थी हमारी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने उन्होंने क्या दिया? बोले सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स व्हाट? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है?
तो सारी लॉज एक वीडियो में बना दी, प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों को बताया, सारी चीजें आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भी मैंने बहुत अच्छे से बताया। और जो स्टेटमेंट की बात आती है ना, कई बार बोलते हैं कि सर कौन सी स्टेटमेंट लिखे, तो सेकंड लॉ में आप दोनों स्टेटमेंट बताएं, एक स्टेटमेंट से बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट्स है, दीज आर द पैरेलल स्टेटमेंट्स, ये दोनों ही पैरेलल स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होती है तो दूसरी स्टेटमेंट भी अपने आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है कि दोनों को आपको बताना पड़ेगा, एक से काम आपका नहीं चलेगा। क्लियर है? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।